हेलो एवरीवन। डेली 1 ऐसे का टारगेट है और अगले दिन हम नया ऐसे लेकर के आ रहे हैं, या एक दिन में 2 ऐसे भी हो सकते हैं। ये ऐसे का टॉपिक है, ये पूछा जा चुका है, 2023 का ही प्रश्न है। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। ये है ऐसे का टॉपिक। तो ये अंतर्ज्ञान जो हो गया वो इंट्यूशन हो गया, आपका इंट्यूशन क्या है, और तर्क मेल हो लॉजिक हो गया। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध की स्थितियां बन चुकी थी। ये इससे स्टार्ट हुआ इस टॉपिक से। आधुनिक भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को यह स्पष्ट किया था कि भारत की सेना युद्ध के लिए तैयार नहीं है, चूँकि पूर्वी बंगाल बाढ़ की चपेट में है और युद्ध भयावह रूप ले सकता है, जिस कारण भारतीय सेना की समझ समस्याएं खड़ी हो सकती। तो चूंकि बंगाल बाढ़ की चपेट में है, युद्ध भयावह रूप ले सकता है युद्ध, और जिस कारण भारतीय सेना के समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। हमें मानसून के बाद ये खुद युद्ध करना चाहिए, ये सैम मानेकशॉ जी ने कहा। सैम मानेकशॉ के इस निर्णय में न केवल तर्क शामिल थे, बल्कि अंतर्ज्ञान भी शामिल था, जो कि संभवतः भारतीय सेना की तत्कालीन परिस्थितियों, भविष्य में सक्षमता की उम्मीद और सेना की रणनीतियों एवं अनुभवों पर आधारित था। तो ये अंतर्ज्ञान में क्या क्या था? भारत सेना की जो परिस्थिति है, भविष्य में सक्षमता की उम्मीद थी, और सेना की रणनीतियों और अनुभवों को देखते हुए ये सब अनुभवों पे ये इनका अंतर्ज्ञान जो था, इन सारी चीज़ों पे, एक्सपीरियंसेस पे, पास्ट एक्सपीरियंस पे और इवेल्युएट कर लिया था उन्होंने कि क्या होना है। उनकी इसी दूरदर्शी निर्णय ने ही वर्ष 1971 में युद्ध में भारत की जीत और वर्तमान बांग्लादेश के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। यदि हम इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जिसमें महान व्यक्तियों के जीवन में उनके द्वारा लिए गए इन्हीं दूरदर्शी निर्णयों के परिणाम ने ही उन्हें विश्व के महान लोगों की श्रृंखला में शामिल करवाया है। बात चाहे अब्राहम लिंकन की हो, नेल्सन मंडेला की हो, या फिर भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी की हो, इन सभी ने अपने विवेक, अंतर्ज्ञान, अनुभवों, तर्कों और परिस्थितियों को समझकर अनेक दूरदर्शी निर्णय लिए, जिसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व और भाईचारे को महत्व मिला। तो इनके जो पास्ट एक्सपीरियंस थे, इनके अनुभव थे, अंतर्ज्ञान था, तर्क थे, परिस्थितियाँ थी, तो सबका एनालिसिस किया इन्होंने, इवैल्यूएशन किया, फिर डिसीजन लिया। तो परिभाषिक शब्दावली के रूप में देखें तो वस्तुतः अंतर्ज्ञान जो होता है किसी व्यक्ति की जानकारी या उसकी समझ को प्रदर्शित करता है। देखिए, चिंतन अलग है, हम पिछले एक हिस्से में चिंतन पढ़े थे, ठीक है, थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग। अब ये अंतर्ज्ञान क्या है? ऑलरेडी थिंक आप करोगे, आप चीज़ लेके आओगे। अंतर्ज्ञान क्या है? आप ऑलरेडी, आपके पास एक नॉलेज, एक्सपीरियंस है, जानकारी है, समझ है, इसको ये प्रदर्शित करता है, जो कि उसके अनुभवों, ज्ञान और अवचेतन मन के द्वारा किए गए प्रसंस्करण के उपरांत उपजता है। वहीं तर्क उन विचारों, तथ्यों, जो तर्क है, तो जो क्या करता है, जो विचार हैं, जो तथ्य हैं, वो सबूत हैं अथवा सिद्धांत हैं, इसकी कसौटी से उत्पन्न जानकारियों का प्रयोग करके विभिन्न परिणामों तक पहुंचता है। तो तर्क क्या करता है कि इन्हीं सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है, विचार को, तथ्यों को, सबूतों को, सिद्धांत को, इनकी कसौटी से उत्पन्न जानकारियों का प्रयोग कर वह विभिन्न परिणाम तक पहुंचता है, जो कि उसके निर्णयों में परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। यही अंतर्ज्ञान का सिद्धांत, जिसे अंतःप्रज्ञावाद भी कहा जाता है, अंतःप्रज्ञावाद अपनी प्रकृति में परिणाम निरपेक्षवाद का समर्थन, डियोंटोलॉजी का ये समर्थन करता है। तो ये क्या करता है, जिसे अंतःप्रज्ञावाद भी कहा जाता है, अपने प्रकृति में परिणाम निरपेक्षवाद। तो परिणाम जरूर नहीं, एंड रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं। आपकी नीयत क्या है, आपका मोटिव क्या है, किस रास्ते से चल रहे हैं आप, एंड रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिले ना मिले, पर एक चीज़ है कि जीतेंगे हारेंगे, ठीक है, ये लास्ट, पर आप प्रोसेस कैसा, आप प्रोसेस को एंजॉय करो। या डियोंटोलॉजी में प्रोसेस की कांट की थियरी है डियोंटोलॉजी, तो उसमें क्या है, प्रोसेस को ज़्यादा वो दिया गया महत्व, जो रूल्स और लॉज हैं उनको ज़्यादा दिया गया है महत्व, ठीक है, ना कि बहुत ज़्यादा एंड पे नहीं दिया गया। तो डियोंटोलॉजिकल का समर्थन करता है। यह अंतर्ज्ञान या अंतःप्रज्ञा के बारे में माना जाता है कि हमारे भीतर अंतःप्रज्ञा नामक शक्ति होती है,
जो किसी कार्य या नियम के संबंध में हमें बताती है कि वह नैतिक अथवा अनैतिक है। तो कंसाइंस अंदर, ठीक है, बताता है मोरल है कि नहीं, एथिकल है कि नहीं कोई चीज़। जब इसी अंतर्ज्ञान एवं तर्क का परस्पर मेल होता है तो एक संतुलित एक दूरगामी निर्णय लिया जाता है। ये जो अंतर्ज्ञान है आपका जो इंट्यूशन आ रहा है, ठीक है, आपके अंदर जो कंसाइंस है, ये तर्क मिल करके ही दोनों एक संतुलित और दूरगामी निर्णय लिया जाता है। दोनों मिला करके एक अच्छा संतुलित दूरगामी निर्णय लिया जा सकता है, जो कि एक बड़े समुदाय, समाज ढांचे या फिर किसी अन्य प्रकार की सामाजिक अथवा राजनीतिक इकाई को का वृहत स्तर पर प्रभावित, किसी भी इकाई को वृहत स्तर पर प्रभावित करता है ये। किंतु क्या वास्तव में सभी दूरदर्शी निर्णयों के लिए अंतर्ज्ञान या तर्क का मेल आवश्यक होता है? कई मामलों में परिस्थितियों की मांग के अनुरूप ठीक है, तात्कालिक निर्णय भी लिए गए हैं, ठीक है, तुरंत निर्णय ले लिया जाए, इंस्टेंट, जिनका परिणाम दूरगामी सिद्ध हुआ है। इतिहास के पन्नों में ऐसे प्रख्यात प्रकरण उपलब्ध हैं जिन्हें भविष्य की रूपरेखा तय करने में खासी मदद की है। उदाहरण के तौर पर यदि सिकंदर की बात करें तो उसका मुख्य लक्ष्य तो विश्व भर के विभिन्न साम्राज्यों को जीतना था, किंतु भारत की सीमा में आकर पोरस के साथ युद्ध के उपरांत उसका भारत की मुख्य भूमि पर प्रवेश नहीं करना निर्णय साबित तत्कालिक ही था। यदि इस बात पर विचार करें तो सिकंदर की सेना ने उसका साथ दिया होता और वो भारत पर आक्रमण कर देता तो इतिहास काफ़ी हद तक वर्तमान से अलग ही हो सकता था। किंतु ज़्यादातर दूरदर्शी निर्णयों में प्रायः अंतर्ज्ञान और तर्क दोनों का समावेश रहता है। भारतीय संदर्भ में पौराणिक आख्यानों को देखें तो रामायण के नाम से राम का पिता के वचन की पूर्ति हेतु वन गमन के निर्णय ने ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनाया था। किसलिए? तो इनका वन गमन के हेतु और परशुराम राम के रूप में इनको स्थापित किया, और इस निर्णय के पीछे उनके अपने खुद के उनके आदर्श थे एवं कुल की मर्यादा आदि कारण उत्तरदायी रहे। तो उनके कुल की मर्यादा थी और उनके खुद के आदर्श जो उनके थे, ये सब सारी चीज़ें, और इनके ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, श्री राम बने, तो यदि कारण उत्तरदायी रहे। किंतु अंतर्ज्ञान एवं तर्कों की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो प्रतीत होता है कि यदि यह दूरदर्शी निर्णय न लिया जाता या न लिया गया होता तो रावण जैसा दुराचारी राक्षस का नाश न हो पाता। कुछ ऐसा ही तर्क संभवतः महाभारत के संबंध में भी दिया जा सकता है कि श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश हेतु पांडवों का साथ दिया। तो पांडवों का साथ दिया, श्री कृष्ण जी ने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश हेतु पांडवों का साथ दिया था। ज्ञातव्य है कि गौतम बुद्ध एवं महावीर स्वामी के गृह त्याग जैसे निर्णय ने संपूर्ण विश्व को सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण की रूपरेखा दी। इसके लिए जहाँ महात्मा बुद्ध ने अंतर्ज्ञान एवं तर्क के रूप में आत्मंथन और निर्वाण प्राप्ति को जीवन के परम लक्ष्य के रूप में स्थापित किया, वहीं महावीर स्वामी ने अहिंसा एवं कैवल्य को इसका ध्येय माना। तो अहिंसा और कैवल्य की बात की थी, ठीक है, महावीर स्वामी ने। किंतु इन महापुरुषों के इन निर्णयों के परिणाम अंततः दूरदर्शी एक सकारात्मक दिखे जो आज ही प्रासंगिक नजर आते हैं। इसी प्रकार सम्राट अशोक द्वारा कलिंग के युद्ध के बाद हताहत सैनिकों की पीड़ा से द्रवित होने के उपरांत लिए गए अहिंसा के निर्णय जो धम्म की नीति थी, ठीक है, इसकी संकल्पना को जन्म दिया कि इसे विभिन्न महाद्वीपों देशों में फैलाया उन्होंने। और सॉफ्ट पावर की कूटनीति, तो धम्म से क्या हुआ, सॉफ्ट पावर की कूटनीति नामक नई व्यवस्था की विश्व के समक्ष रखा। किंतु दूरदर्शी निर्णय का परिणाम हमेशा सकारात्मक ही हो या अनिवार्य नहीं है, पॉजिटिव भी इफेक्ट हो सकता है, निगेटिव भी। इस संबंध में कई उदाहरण मौजूद है, जैसे प्रथम विश्व के दौरान हिटलर द्वारा उठाए गए कदम या प्रथम विश्व युद्ध लिखा हुआ है, पर प्रथम में ऐसा कोई रोल था, डिटेल्ड हिस्ट्री तो मैंने पढ़ी नहीं। या आप देखिएगा कि प्रथम यहाँ उठाए गए कदम या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया परमाणु हमला। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन्होंने फैसिज्म और ये सब जो स्टार्ट किया, हिटलर की पार्टी वार्टी आई और इन्होंने फिर नेशनलाइजेशन और नेशनलिज्म बहुत उठाया कि इनके साथ पीड़ित हुआ है। जर्मनी को बराबर का हिस्सा नहीं मिला, भाई जर्मनी को ही पूरा ब्लेम दे दिया गया लड़ाई करने के लिए, और इनके सब एल्से और लोरेन फ्रांस को दे दिए गए, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो जापान तब उसके बाद इन्होंने नेशनलिज्म का मुद्दा उठाया था, पर उस टाइम सटीक एक्टिव थे कि नहीं ये तो यहाँ पे शायद गलत लिखा है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान पर किया गया परमाणु हमला, ये भी द्वितीय है। इन दोनों ही कृत्यों में लिए गए निर्णयों ने दूरगामी प्रभावों में एक बड़ी आबादी को हताहत किया एवं संपूर्ण विश्व को खतरे में डाल दिया।
स्पष्ट है कि यह निर्णय त्वरित हिंसा हितों के ध्यान में रखकर लिए गए थे, न कि दूर तो तुरंत उस समय का क्या आउटपुट था उसको देखा गया और दूरदर्शी प्रवाहों को इन निर्णयों में एक गिने चुने व्यक्तियों को अंतर्ज्ञान एवं तर्कों की ही तुष्ट किया, जबकि लगभग संपूर्ण विश्व की सुरक्षा के समक्ष एक जो गंभीर चुनौती खड़ी कर दी। ये सारी चीज़ें हुई थी। थोड़ा सा बचा देख लीजिए। इन्हीं निर्णयों के क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगुआ कहे जाने वाले महात्मा गांधी के निर्णयों के संबंध में भी व्यापक चर्चाएं विवाद होता रहा, चाहे वो उनके अहिंसा की रणनीति हो, चाहे चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन का वापस लेना हो। इन घटनाओं के से इतर भी एक ऐसे अनेक निर्णय हैं जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिए गए और भविष्य में उनके देश के स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति को खास प्रभावित किया, किंतु तत्कालीन परिस्थितियों एवं महात्मा गांधी के तत्कालीन विचारों को उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग के आधार पर देखें तो पता चलता है कि महात्मा गांधी ने अपने इन निर्णयों के लिए किन तर्कों एवं अपने अनुभवों के आधार पर स्थापित अंतर्ज्ञान का प्रयोग किया था। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है, ये किताब थी। इन विचारों से व्यक्तिगत रूप में सहमति या असहमति रखी जा सकती है, किंतु अंततोगत व सत्य यही है कि उन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन को जारी रख ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। देश की विभिन्न अग्रणी संस्थाएं यथा इसरो, बार्क, ये सब भी इसी प्रकार के दूरदर्शी निर्णयों के परिणति ही हैं। बाप रे बाप। डॉक्टर विक्रम साराभाई एवं होमी जहांगीर बाबा जैसे वैज्ञानिक ने लिया एवं देश को अन्य विकसित देशों की तलाश में अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रयासों के मूर्त स्वरूप प्रदान किया। इनके अतिरिक्त वर्ष 1991 में देश की अर्थव्यवस्था के स्वरूप में सुधार आई और नई आर्थिक नीति है जिसमें एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था। देखिए, महाशक्ति के रूप में स्थापित किया तो एलपीजी रिफॉर्म हुआ यहाँ पे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। निर्णयन की इस प्रक्रिया से मनुष्य को अपने जीवन के विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। बाल अवस्था में ही बच्चे के माता पिता द्वारा उसके भविष्य को लेकर लिए गए निर्णय भी माता पिता के अंतर्ज्ञान और तर्कों की प्रकाष्ठा से प्रभावित होते हैं। तो बच्चे पर भी यही सब माँ बाप के जो तर्क और अंतर्ज्ञान होता है, इसका एक्सपीरियंसेस से बच्चों का शेप होता है, पर बच्चे बात नहीं मानते, कई बार दिक्कत हो जाती है। उनके पश्चात इन निर्णयों में हितधारकों की संख्या में बच्चे स्वयं ही शामिल हो जाते हैं, जो कि उसकी जीवन के निर्णय को लंबे समय तक प्रभावित करती है। इस प्रक्रिया में बच्चे स्वयं भी अपना अनुभव, तर्क और तथ्य अनुमानों के आधार पर निर्णय लेते हैं। अतः बच्चे के जीवन से संबंधित दूरगामी निर्णयों के लिए अंतर्ज्ञान तर्क के साथ साथ व्यक्ति को सामाजिक ढांचे के अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है। तो सामाजिक, जैसे कहीं कहीं एक्टिंग और गाना पसंद नहीं है, बच्चा गाने में अच्छा है, एक्टिंग में अच्छा है, तो कुछ समाज में क्या है, एक्टिंग और गाने को नहीं वो श्रेय दिया जाता है, ठीक है, लड़कियों को बाहर काम नहीं करने दिया जाता है। तो सामाजिक ढांचे के अनुरूप भी कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी सामाजिक ढांचे को बनाए रखने के लिए हम में से प्रत्येक भारतवासी का देश के प्रति एक दायित्व निर्धारित किया गया है कि जो कि मताधिकार के रूप में प्रत्येक वयस्क नागरिक को उपलब्ध है। इस अधिकार के परिणाम न केवल व्यक्ति बल्कि संपूर्ण देश के भविष्य को निर्धारित करता। अतः आने वाले समय में हर व्यक्ति को अपने अनुभव, भविष्य की उम्मीद एवं उससे संबंधित तर्क तथ्यों के आधार पर पुनः एक निर्णय करना होगा जो कि दूरगामी एवं सकारात्मक परिणामों के साथ साथ एक तथ्य की भी पुष्टि करे कि दूरगामी निर्णय तभी लिए जा सकते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। देखिए, पूरा हो गया ये। अब आप इसमें ऐड ऑन भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत ऐड ऑन, अपनी थिंकिंग डाल सकते हैं, आप अपने थॉट्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करने वाली, बहुत सारा मैटर है, ठीक है। ये बेस बन गया आपका और बहुत सारा मैटर आप समझ गए होंगे, तो आप खुद भी आप आंसर लिखिए और प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।